हेलो दोस्तों, मैं नवनीत विश्व वाक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 अभी फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि 11 मार्च को ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो चुका है। अतः अब हम सीएए के बारे में जानेंगे कि चर्चा में क्यों है ये सीएए फिर से। 2019 से लगातार से ये चर्चा में है। सीएए क्या है, नेहरू लियाकत समझौता का इससे क्या लेना देना है और क्यों हो रहा है इसका विरोध, क्या आशंकाएं हैं, सीएए के समर्थन में सरकार का क्या मत है और क्या रुख है। उसके अलावा हम वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे और इसके बाद निष्कर्ष में को निकालेंगे। अंत में हम इसके समाधान के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान में चर्चा में क्यों है। क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन के जरिए पूरे भारत में लागू किया। हम जानते हैं कि 2019 में ही यह कानून लागू हो चुका था, परंतु इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर उस समय देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसकी वजह से सरकार ने उसे उस समय लागू करना पूरे भारत में सहज ना समझा। और इतने समय के बाद 4 सालों बाद, लगभग 4 साल हो गए, इन 4 सालों के बाद सरकार ने इसे लागू किया है। तो ये देखिए यहाँ पर एक न्यूज है जो कि कल 11 मार्च का है, जिसमें लिखा हुआ है सेंटर नोटिफाइज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स 4 years आफ्टर लॉ क्लियर्ड पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट से पारित होने के 4 साल बाद सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2019 में किस प्रकार यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2019 का न्यूज है, जिसपे लिखा हुआ है प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनआरसी एंड सीए मूव बियॉन्ड द कैंपस। आप जैसा कि जान सकते हैं कि उस समय जब विरोध हो रहा था तो पूरे भारतवर्ष में कई शाहीन बाग बन गए थे। तो उसी प्रकार दिल्ली के ही शाहीन बाग से फिर ये पूरे देश में फैल चुका था, पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा था। आप अगले स्लाइड में देखेंगे कि एक और यह न्यूज है, जिसमें ये 2019 का न्यूज है, जिसमें दिल्ली में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे और उत्तर प्रदेश में 6 लोग मारे गए थे। ये काफी भयानक मंजर था। कोविड का भी दौर था, लोगों को अपने कोविड प्रोटोकॉल्स को पालन भी करना था, लोगों को सीए का विरोध भी करना था और इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने के खतरे भी हो रहे थे, क्योंकि कोविड उस समय नया नया था और उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 94 लोग अरेस्ट किए गए थे इसी वजह, प्रोटेस्ट की वजह से। इस प्रकार 2019 से लगातार इसका विरोध लोग करते आ रहे थे। अब आखिर ये सीए क्या है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए जानते हैं सीए क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिक कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों, जो कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई हैं, को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अच्छा, आप यहाँ पर यह बात ध्यान देंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, जहां हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई अल्पसंख्यक हैं। आप इसे भारत के अल्पसंख्यकों से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो 11 वर्ष तक भारत में रहने के बाद नागरिकता दी जाती थी, उसे कम करके 11 वर्ष से 5 वर्ष तक का कर दिया गया है, जिससे लोगों को भी जल्दी नागरिकता मिल सके। चलिए अब हम ये जानते हैं कि सरकार को सीएए की क्या जरूरत पड़ी, उसने सीएए को लागू करने में इतनी तत्परता क्यों दिखाई, सरकार की इसके पीछे मंशा क्या थी। इसके पीछे सरकार की मंशा ध्रुवीकरण कर वोट बैंक की राजनीति करना थी, या इसके पीछे कोई और कारण भी थे। जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हैं कि बियॉन्ड न्यूज एजेंसी का ये आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान में एक माइनर हिंदू लड़की का किडनैप किया जाता है और उसे फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसके स्वयं के ट्यूटर के द्वारा, जो उसे घर में पढ़ाया करता था। इसके अलावा आप एकत्रित न्यूज पढ़ सकते हैं, यूएन टू पाकिस्तान कर्व फोर्स्ड कन्वर्जन मैरिज ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी गर्ल्स। इसमें वॉइस ऑफ अमेरिका का यह आर्टिकल है, जिसमें यह कह रहा है कि यूएन ने पाकिस्तान को फोर्स्ड कन्वर्जन, जो कि माइनॉरिटी रिलीजियस के लड़कियों का किया जा रहा है, उसे प्रतिबंध लगाने की बात कह रहा है। यहाँ पर आप तीसरा न्यूज चैनल डॉन का देख सकते हैं। डॉन एक पाकिस्तान का बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है। इसने स्वयं ये लिखा है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट अलेज्ड किडनैपिंग फोर्स कन्वर्जन ऑफ सिख वुमन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न केवल हिंदू लड़कियां बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों का भी वहां फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है और उनका शोषण भी किया जाता है।
आप यहाँ पर एक डॉन का एक और न्यूज आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसमें एक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि हर साल पाकिस्तान में 1000 माइनॉरिटी गर्ल का फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में दूसरी माइनॉरिटीज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, जैन का क्या हाल है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान की बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहां जब से तालिबान राज लागू हुआ है, तब से वहां के अल्पसंख्यकों को जीना दूभर हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ पहले इससे इमेजेस आए थे, जिसमें हमारे सिख भाई लोग अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सर पे रखकर वहां पर से भारत देश में शरण लेने के लिए आ रहे थे। इसके अलावा ऐसा कहीं कुछ हाल बांग्लादेश का भी है। तो इससे सीएए की प्रासंगिकता समझ में आती है कि सीएए लाना क्यों सरकार ने जरूरी समझा। चलिए जानते हैं कि क्या है नेहरू लियाकत समझौता और इसका सीएए से क्या लेना देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ तो धर्म के नाम पर इसके दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान बना और एक भारत। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने आपस में अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर समझौता किया, जिसके तहत उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों की जान, माल, संपत्ति और संस्कृति और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करेंगे और उन्हें वे सभी अधिकार देंगे जो वहां के बहुसंख्यकों को प्राप्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के समान अधिकार प्राप्त हैं और उनका धर्म के नाम पर किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाता। परंतु पाकिस्तान और बांग्लादेश में यह स्थिति इसके जस्ट विपरीत है। वहां उनका फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है, वहां से अल्पसंख्यकों की लड़कियों का फोर्सफुली कन्वर्जन कराकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ऐसे कई न्यूज चैनल्स में आपको न्यूज सुनाई देते होंगे, जिससे यह पता चलता है कि नेहरू लियाकत समझौता का पालन केवल और केवल भारत में हो सका, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान इससे अपनी दूरियां बनाए रखे थे। तो चलिए अब सीएए के विरोध के कारण और लोगों के मन में इसको लेकर आशंका क्यों है, इस बारे में जानते हैं। इसको लेकर सबसे बड़ा विरोध का कारण यह है कि इस कानून को धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को शामिल किया गया है। इसलिए लोगों का कहना है कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। कुछ आलोचक इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं तथा उनका मानना है कि सरकार का पहला कदम सीएए लाकर गैर मुसलमानों को संरक्षित करना है तथा उसके बाद एनआरसी के जरिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के माध्यम से इस देश के लोगों की नागरिकता निर्धारित की जाएगी और जिन लोगों के पास नागरिकता संबंधी कागजात नहीं होंगे उन लोगों को इस देश से निकाला जाएगा। अब चूंकि बाकी सभी धर्मों के लोग सीए के माध्यम से संरक्षित हो जाएंगे, परंतु मुसलमान इस धर्म के सीए के माध्यम से संरक्षित नहीं होंगे और उन्हें इस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और देश को छोड़ना पड़ेगा। इसको लेकर तीसरा विरोध यह है कि इससे देश में जनसंख्या बढ़ेगी और देश के संसाधनों पर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। इस कानून में मुस्लिम शामिल नहीं है, धार्मिक भेदभाव का ही आरोप लग रहा है। इसकी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में भी इस कानून का बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। इसका कारण यह है कि इसे 1985 में हुए समझौता का उल्लंघन माना जाता है। 1985 में असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच यह समझौता हुआ था कि 16 दिसंबर 1971 के बाद बांग्लादेश से भारत में आए लोगों को भारत सरकार एनआरसी के माध्यम से इस देश से बाहर निकालने का कार्य करेगी, बिना उनका धर्म देखे। परंतु सरकार द्वारा नागरिकता की डेडलाइन 16 दिसंबर 1971 ना करके 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट में इस कानून का बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें म्यांमार, श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं किया गया है और वे केवल इसलिए ही इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए अब हम इस संबंध में सरकार के मत को देखते हैं कि सरकार इस बारे में क्या कहती है और सरकार का इसमें क्या रुख है और सीए के समर्थन में क्या क्या मत दिए जाते हैं। सबसे पहले सरकार का मत होता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान स्वयं मुस्लिम गणराज्य हैं और मुस्लिम वहां स्वयं बहुसंख्यक में हैं, अतः उन्हें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। यानी कि उनका जब स्वयं का धर्म इस्लाम है तो उन्हें इस्लाम के नाम पर कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। दूसरा, सरकार यह दलील देती है कि विभाजन के शिकार लोगों के लिए यह वरदान होगा, अतः जो यहाँ 2014 से पहले आ चुके हैं
वे अमानवीय जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें सरकार की किसी वेलफेयर स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है और वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हैं। उन्हें इसके माध्यम से उन्हें सरकार की वेलफेयर स्कीम पहुंचाए जाएंगे, जिससे उनके उनके जीवन का भी विकास किया जा सकेगा। अब चूंकि हम जानते हैं जैसा कि तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं, और इन तीनों मुस्लिम बहुल देश में जैसे कि मैंने आपको न्यूज में दिखाया, यह प्रारंभ से ही अल्पसंख्यकों पर काफी अत्याचार किया जा रहा है, और सरकार भी यही सीए लाने का दलील देती है। सरकार एक दलील में यह भी कहती है कि नेहरू लियाकत समझौता का भारत में तो अच्छी तरह से पालन किया गया, परंतु इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों के साथ काफी अत्याचार हुआ, जो नेहरू लियाकत समझौते का विफल होना दर्शाता है। भारत की सरकारों ने भी कई बार पड़ोस के अल्पसंख्यकों को अपने जिम्मेदारी माना है, ऐसा कई बार हुआ है। और गांधी जी ने भी सीएए के जैसे कानून लाने की बात कही थी और कहा था कि यदि इन लोगों को अपने देश से, जहां वो रह रहे हैं, पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश, उन्हें समस्या है तो वो भारत में कभी भी आ सकते हैं, और भारत सरकार को उन्हें खुले बाहों से स्वीकार करना चाहिए। और रोहिंग्याओं को शामिल न किए जाने का कारण बताते हुए सरकार कहती है कि रोहिंग्याओं के लिए अलग से शरणार्थी कानून है, और उन्हें नागरिकता देने के लिए शरणार्थी कानून के तहत नागरिकता प्रदान की जा सकती है, वे उस तरीके से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी सीए के समर्थन में मत हैं और सरकार का ये रुख है। चलिए अब हम देखते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। कल 11 मार्च 2024 को जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो यह पूरे भारत में लागू हो गया, तो उसके रुझान उसके 2-4 घंटे बाद ही आने शुरू हो गए। आप यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर ने इसका विरोध किया, और इसके पश्चात फिर धीरे धीरे बाकी जगहों से विरोध के स्वर उठने लगे, और इसके बाद भी कुछ पॉलिटिकल बयान भी जारी हो गए। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। यहां पर अमित शाह ये कहते हैं कि सीए विल बी इंप्लीमेंटेड एंड ममता बनर्जी कांट स्टॉप इट, यानी कि सीए लागू होगा और ममता बनर्जी इसे रोक नहीं पाएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि असम पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन फिर से प्लान कर रहे हैं सीए को प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सीए अभी भी इतनी जल्दी आसानी से लागू तो हो गया है, परंतु लोग शांत नहीं होने वाले। लोगों के रुख से लग रहा है कि वो इसका विरोध करेंगे। अब ये सरकार पर निर्भर करता है वह इन समस्याओं से कैसे निपटेगी। चलिए इन सभी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यह कानून केवल नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं, अतः इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में कई अमानवीय स्थिति में रहने वाले लोग जो यहाँ पर शरणार्थी बनकर आए हैं 31 दिसंबर 2014 से, ये उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि अब ये सरकार द्वारा निकाले गए वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उठा सकेंगे और अपने जीवन में बेहतरी ला सकेंगे। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि इससे जुड़ी बहुत सारी आशंकाएं हैं जो अनुमानित और कल्पना पर आधारित है। जैसे कि कुछ लोगों को इसे एनआरसी से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि बाद में एनआरसी के माध्यम से मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाएगा और बाकी सभी सीएए के माध्यम से संरक्षित हो जाएंगे, जो कि पूर्णतः अनुमानित है और कल्पना पर आधारित है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये कानून उक्त देशों के यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों यानी कि वहां के हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन जो भारत 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं उन पर लागू होता है, भारतीयों पर नहीं लागू होता है। भारतीय जो पहले यहां से रह रहे हैं उनकी नागरिकता को इससे कोई भी खतरा नहीं है, तथा इसलिए इस कानून से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम सीएए से उपजे समस्याओं के समाधान के विषय पर चर्चा करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वे भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों के आशंकाओं को दूर करें। वे चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से उनके सवालों के जवाब दे सकती है, जिससे उनके मन में आशंकाएं हैं जो सीए को लेकर वो दूर हो सकती हैं। और जिन्हें सरकार जिन्हें नागरिकता दे रही है उनका बोझ केवल कुछ ही राज्यों पर ना पड़े, सरकार को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो इसके विरोध हो रहे हैं उसे कम किया जा सके, और जो इन्हें भी नागरिकता दी जा रही है उन्हें सभी राज्यों में नागरिकता दी जाए, उनके निवास की व्यवस्था की जाए, जिससे किसी विशेष राज्य पर
इसका बोझ ना पड़ सके और उनके संसाधनों का इकलौता दोहन ना हो, उन्हें नुकसान ना हो। इसके अलावा सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो निराधार दुष्प्रचार सीएए को लेकर हो रहे हैं, अफवाह फैलाने वाले कुछ लोग हैं, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कानून के दुष्प्रचार से भारतीय समाज की जो भाईचारा है और जो सहिष्णुता है वो नष्ट ना होने पाए और कोई भी तबका स्वयं को तिरस्कृत महसूस भी ना करे। सीएए पर आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।